गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके चैनल पे आए हैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने के लिए। आज पढ़ाने के ख्याल से मैं अब नहीं आया हूँ। एक्चुअली अगर मान सकते हैं तो एक इनडायरेक्ट वे में हम पढ़ाने के ख्याल से ही आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैं पढ़ाने के ख्याल से ही आया हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए, क्लास 12th के बोर्ड के बच्चे के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है और काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव्ड होगा ये। ठीक है, तो आप लोग तो सभी जान रहे हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड हो चुका है। और टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा और वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न पे आने वाला है। मतलब पैटर्न्स क्या होगा आपका, कह सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के क्वेश्चंस होंगे। और अच्छी बात है, ख़राब बात ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है। इससे स्टूडेंट को आगे के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हमारे बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो नीट से बिलोंग्स करते हो, चाहे जेई से बिलोंग्स करते हो, या अदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे चीज़ है, तो यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के ज़रिए फ़ायदा होने वाला है और अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग आपसे ये बात करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों से ये बात करना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से आपकी तैयारी की रणनीति होगी। इसलिए कि नया नया चीज़ बदला है, आपके मन में भी कन्फ्यूज़न बना हुआ होगा कि हम क्या करें, कैसे करें। सब्जेक्टिव का तो आइडिया आप किसी अपने मतलब कि एल्डर से भी पूछ लेते होंगे, आप अपने भाई बहन से भी पूछ लेते होंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी आपको कोई आइडिया क्रिएटिव आइडिया किस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए इस विषय पे आज हमको इस माध्यम से इस विषय पे एक ज़रूरी था कि आपके लिए कुछ प्रोवाइड करें, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले और अच्छा बेनिफिट मिले, ताकि आप क्वेश्चंस को हैंडल करने में बड़ा ही सक्षम हो। तो चलिए आज हमारे आप चैनल पे बने रहें और ये बात को सुनिए, समझिए कि किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करने वाले हो, किस तरह से चैप्टर को अपने काबू में करने वाले हो, किस तरह से इसको आप चैप्टर को मतलब कि एक सही तरीके से समझने के काबिल बन पाओगे। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से देखा करेंगे, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को हटा सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आप चाहेंगे सभी का ये ध्यान रहता है कि एक तो उसमें करेक्ट है, 3 उसमें गलत है। ठीक है, एक करेक्ट है, 3 गलत है। तो इसको छांटने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या ब्रेन अप्लाई होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या ब्रेन आपकी अप्लाई होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं आज इस पे बात करने वाला हूँ आपसे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट टर्म 1 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस सेक्टर्स की बातें कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स की ही बात कर लीजिए। ठीक है, तो किस तरह से आप, खासकर थ्योरी में किस तरह से आप छाटोगे। मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा थ्योरी रहती नहीं है, तो दिक्कत ये है कि थ्योरी वाले पार्ट को आप किस तरह से ऑप्शन को छांट ले जा रहे हैं, अब किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप ऑप्शन उसी समय छांट सकते हो जब आपकी तैयारी भरपूर है। ऑप्शन छांटना भी एक बहुत बड़ा कला है, ये जान लीजिए। ऑप्शन वही बच्चे छांट सकते हैं, हमारे वही बच्चे छांट सकते हैं जो इसको अच्छे खासे चैप्टर पे पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई गया बैठ गया ऑप्शन छांट दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑप्शन छांटना भी एक बहुत बड़ा कला है। ठीक है, ऑप्शन वही छांट सकते हैं जिसको कि आपका चैप्टर का और सिलेबस की जानकारी है, वही ऑप्शन को छांट सकते हैं। जनरल बच्चे नहीं छांट सकते। ठीक है, जनरल बच्चे क्या करेंगे, हाँ बोलेंगे कि चलो यार भगवान के नाम पे इसको मार देते हैं, ये कर देते हैं, इसको मार दिए, जय माता दी के नाम पे इसको मार दिए, श्री राम के नाम पे। तो ऐसा नहीं होता है, इसको मार दिए, मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि
हमको क्या होगा, ऑप्शन छांटने के लिए नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है बात, ऑप्शन छांटने की बात है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपकी रणनीति, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को क्या करो कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ो। जैसे मान लिया आपके कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप कोचिंग में पढ़ते हो, आप यूट्यूब से पढ़ लेते हो। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हमको यूट्यूब से मिल जाता है और अच्छा कंसेप्ट मिलता है। हमारे यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। ठीक है, और अच्छा कंसेप्ट वो देते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सारा चीज़ कवर हो जाता है, ये बात नहीं होता है। कंसेप्ट आपको मान ली कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है और आपके टीचर बोलते भी होंगे कि अब जाके आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो यूट्यूब में पढ़ा रहे हो, चाहे आपकी कोचिंग में पढ़ा रहे हो। आपको सजेशन क्या देते हैं, जाइए आप एनसीईआरटी को डील कीजिए लाइन बाय लाइन, आपको अब बात ये समझ में आने वाली है। और मैं भी पढ़ाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे यही बोलता हूँ, जाइए आपको सारी बात समझ में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को आप मत छूइए, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश कीजिए। और वो अच्छा खासा अच्छे बुक है, ब्रेनी बुक है, और छोटे से लाइन में, छोटे से सेंटेंस में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, एक्चुअली क्या होता है जब आप कोचिंग करते हो, क्लियर बात ये है कि आप कोचिंग करते हो या आप यूट्यूब से वीडियो देखते हो समझने के लिए, तो एक्चुअली आप क्या किस लिए देखते हो, आप एनसीईआरटी को समझना चाहते हो, आप एनसीईआरटी को समझना चाहते हो इसलिए देखते हो। आप एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, एनसीईआरटी को समझना इतना भी आसान नहीं होता है। आपको जब तक कोई हेल्पर बुक नहीं मिलेगा या फिर आपको कोई एक आपके अच्छे टीचर आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर वो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, या फिर आपको ऐसे कोचिंग में कोई कोचिंग से जुड़े हुए हैं आप, तो इस तरह से आपको एक अच्छी शिक्षा मिल जाती है और एनसीईआरटी को समझने लगते हो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक खरीद ली है, काफ़ी इकोनॉमिकल बुक है, बहुत इकोनॉमिकल बुक है। उसमें आपके उसका वेट भी बहुत कम है, कहीं भी ले जा सकते हो, वजन भी कम है। एक तो इकोनॉमिकल है, आपका उसकी कीमत बहुत कम है, और आप कहीं भी उसको अपने बैग में ले जा सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। आप ट्रेन में चल रहे हैं वहाँ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं भी हो आप एनसीईआरटी, आप कहीं रिलेशन में गए, अरे यार एनसीईआरटी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या है। उसके साथ क्या करना है, एक हाइलाइटर को रख लीजिए आप, जो हाइलाइटर होता है हाइलाइटर रख लीजिए, और उसको क्या कीजिए आप उसको अपने बुक में क्या करिए, हाईलाइट कीजिए उसको, जिससे मान लें कि लाइन बाय लाइन है, लाइन बाय लाइन। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है तो क्या होता है, उसको तो सटीक मार्क देना होता है, सटीक मार्क आपको देगा। जैसे आपका सही तो एकदम 100% सही, उसको एक मतलब कहीं पे कटने की संभावना नहीं होती। तो वो क्या करता है कि सारे एनसीईआरटी के लाइन से, जो एनसीईआरटी का लाइन होता है उसे क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू करता है। चाहे वो आपका सीबीएसई अभी जो नया लेने वाला है सीबीएसई ले, चाहे वो आपका जेईई ले, चाहे या नीट ले, वो एनसीईआरटी को पूरा फोकस करता है और सारे लाइन को फोकस करता है। आज इस बात भी बता देते हैं, आपको जो लाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा उसको ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि वो लोग भी तो हम लोग का भावना को देख लेता है, टीचर की भावना को देखता है, या हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट की भावना को देखता है। क्या वो भी कभी न कभी टीचर रह चुके हैं, कभी न कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उसको क्या लगता होगा कि नहीं ये से तो बच्चा भागेगा। आप क्वेश्चन क्या करता है, जैसे उससे भागने वाला रहता है, आप क्वेश्चन वहीं से उठा के डाल दिया आपका। तो आप क्या कीजिएगा कि सारे चीज़ को, सारे एनसीईआरटी के लाइन को धीरे 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 पढ़िएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। हाँ, खासकर अभी जो बच्चे एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव हार्ड हो जाएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी को जो छोड़े हुए हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव हार्ड हो जाएगा, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे उठने वाले एनसीईआरटी से, सारा चीज़ एनसीईआरटी कवर करेगा उसको, सारा एनसीईआरटी। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जितना ज़रूरत है, जितना जिस चीज़ में ज़रूरत है आपको, तो मान लें कि एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। दूसरी बात है एग्ज़ाम में आपको या फिर कंपटीशन में मैक्सिमम लाना है, रैंकिंग अच्छा करना है। तो सबसे बड़ी बात इसके लिए ये हो जाती है कि हमको जितना दिया हुआ उतना पढ़ के जाए, और उसी को स्पेशल पढ़ के जाए, अच्छी से पढ़ के जाए। ऐसा नहीं कि उसके, ये भी जानकारी बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे लोग के लिए, स्टूडेंट लोग के लिए और टीचर के लिए भी, कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएं और बच्चे क्या पढ़ के जाएँ, ताकि सारा चीज़ उसके साथ हो, उसका सारा बोलता है लक साथ देता है। ऐसा बात नहीं होता। अगर वो सही से अगर टेक्निकल पढ़ के गया होगा तो लक तो ऑब्वियसली साथ देगा उसका। ठीक है, लक साथ उसका ऑब्वियसली देगा, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी का सारा लाइन हम पढ़े तो कैसे पढ़े, आपको यही बता दिए कि आप जैसे कि एक चैप्टर उठाए पढ़ने के लिए,
तो कितना टाइम लगेगा उसमें। मान लें कोई भी चैप्टर होता है, हमको नहीं लग रहा है कि एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ने में, अगर आप कोचिंग किए हुए कहीं से पढ़े हुए हो तो हमको लग रहा है 1 हफ्ता एक चैप्टर के लिए काफ़ी है। अगर आप 2-2 घंटा ही पढ़ते हो, 3-3 घंटा ही पढ़ते हो, तो 1 हफ्ता में बहुत सारा घंटा बन गया आपका। आप उतना कवर करने के लिए लाइन बाय लाइन काफ़ी है, और हर लाइन से ये सोचिए कि इस लाइन से नहीं आएगा तो वहीं पे आप उसको क्या कीजिए, मार कर दिए ना इसी लाइन से आने वाला, जैसे आप सोच लिए ना यही तो पूछेगा नहीं। लेकिन ऐसा बात है ही नहीं। आप जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि इस चीज़ नहीं पूछेगा वहीं पे कर लिया। आपको लग रहा है कि इनर पेयर इफेक्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पी ब्लॉक्स में, तो अरे यार ये तो 11-12 ऐसा नहीं पूछ सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं, उसको पढ़ लीजिए। खासकर जो एनसीईआरटी क्या करता है, जैसे रेफ़र कर दिया आपको क्लास 11, तो उसमें क्या कीजिएगा, तो खासकर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब बहुत बड़ी बात लिख दिया है, रेफ़र कर दिया मतलब क्लास 11, इसके मतलब आप चले जाइए वहाँ से भी यहाँ रिलेट किया गया है क्वेश्चन, कहीं भी लिखा हुआ है। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप मान लें कि फिजिक्स पे ही पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं डायपोल पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या है ना, एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज को देखिए। कभी कभी ये भी बच्चे के साथ हो जाता है कि वो क्या हुआ कि दूसरे बुक में फार्मूला देख के आ गया, कुछ था वही फार्मूला, लेकिन ऑप्शन में एनसीईआरटी का ऑप्शन था, उसको तो लगा कि नहीं कि ये हम तो ज़्यादा पढ़ लिए हैं, दूसरे बुक में ऐसे ऐसे लिखा हुआ। कम से कम इस बात पे आपको फोकस करनी होगी कि हाँ, इसको इस फॉर्म में भी हम देख लें, थोड़ा शॉर्ट आउट करके भी इसको देख लें, थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऑप्शन को भी देख लें, एनसीईआरटी के शॉर्ट फॉर्म को भी देख लें, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस होता है। कभी कभी ऑप्शन, हाँ याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन पे, मान लिया आप पढ़ रहे हैं 12th का मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 12th का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 12th का जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप खास बात और एक चीज़ बता रहे हैं, एनसीईआरटी का जो टेबुलेट किया, टेबल दिया हुआ है हर चैप्टर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री की बातें मैं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की बातें कर रहा हूँ, या उसमें क्या होगा, पूरा टेबुलेट किया हुआ है। जहाँ जहाँ टेबल देखिएगा, जहाँ पर टेबल बनाया हुआ, टेबल में बहुत सारी बातें लिखा होगा, ठीक है। आपके टीचर तो समझा दिए होंगे, बात सही है, आप जहाँ पढ़े हैं समझाए ही होंगे, लेकिन उस टेबल को फोकस करके आपको जाना है, वहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। इज इट क्लियर? अब बात आती है हम छाँटे, तो अब आपके मन में ये सुनना चाह रहे हो कि हम ऑप्शन कैसे छाँटें। तो ऑप्शन छाँटने की तरीका मैं बता रहा हूँ, किस तरह से ऑप्शन को छाँट सकते हो और करेक्ट ऑप्शन को। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सब सही ही हो जाएगा, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सब सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि किस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हटा दें, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका सबसे पहला ये है कि जैसे मान लें कि आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको ये देखना है इस ऑप्शन में एनसीईआरटी का कौन बातें मिल रहा है। एनसीईआरटी हम तो पहले बोल दिए लाइन बाय लाइन पढ़ना, और जो लाइन बाय लाइन पढ़ के गया होगा उसको तो ये पता जरूर होगा कि कौन चारों में कौन बात मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा ऑप्शन आएगा आपके सामने, कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी आएगा, ले ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये बोर्ड में होने वाला नहीं, ये भी बता दे रहे हैं, ये बोर्ड के लिए नहीं, उसके लिए भी एक तरीका है, ये बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड में ये होता है कि 3 को आप आसानी से छाँट सकते हो, इतना तो जरूर रहता है कि 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और 2 को 50-50 हो जाता है, ठीक है, तो 50-50 में डिसाइड करना थोड़ा और आसान हो जाता है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ो, लाइन की पढ़ो और देखो कि 4 ऑप्शन में एनसीईआरटी, मान लें कि हमसे कोई पूछ दिया, मान लें गॉस थ्योरम से ही पूछ रहा है, ठीक है, या फ्लक्स से ही पूछ रहा है, या फिर हमको एमोनिया से ही पूछ रहा है, तो आपको देखना है कि हम गॉस थ्योरम में एनसीईआरटी में कि क्या क्या बात मिल रहा है, क्या क्या बात नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या बात मिल रहा है, क्या क्या बात नहीं मिल रहा है। आप मान लें कि एमोनिया आप पढ़ के गए, नाइट्रिक एसिड पढ़ के गए, ठीक है, या फिर आप कोई भी टॉपिक, रॉल्स लॉ पढ़ के गए, हेनरी लॉ पढ़ के गए, वहाँ पे आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ के गए, मेंडल का लॉ पढ़ के गए, ठीक है, या फिर आपको क्या बोलते हैं इकोलॉजी पढ़ के गए, तो वहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन कौन बात एनसीईआरटी में हम पढ़ के गए थे। जो पढ़ के गए थे उसमें एक जरूर रहेगा, जो पढ़ के गए थे वही ऑप्शन है,
वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी को आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, ये फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सबका हमेशा सही ही हो जाएगा, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा आप इस पर काबू कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ये तरीका है, यही तरीका है ऑप्शन छाँटने। हाँ, लेकिन फिर बता रहे हैं कि ऑप्शन आप वही बच्चा छाँट सकता है जो कि लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइटर से पढ़ा है। यही बता, छाँटना एक भी कला है। तो ये मैंने आपको आज यही बताया, आप ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। फिर आपको नए नए टिप्स लेके आएंगे, किस तरह से आपको रखना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये मैंने आपको ये बताया किस तरह से आप बोर्ड में नंबर ये कर सकते हो, तो मतलब कि अच्छे मार्क्स ला सकते हो। टर्म 1 में आपको पता है केमिस्ट्री में खासकर कि आप कौन कौन चैप्टर्स है, आपका सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, फिर ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, एल्केन्स एल्वाइंस है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, इतने सारे चैप्टर्स है। 35 नंबर की मार्क्स है। आप इसको क्या 5 को 6 को चैप्टर को आप क्या लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते? अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर तो पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर इतना टाइम में हम 5 चैप्टर को अपने काबू में नहीं कर सकते तो फिर हम बड़े एग्ज़ाम को कैसे देख सकते हैं? कैसे वो सब बच्चे जो IIT में बैठते हैं या फिर नीट में बैठते हैं या फिर और भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनको इतना पढ़ के जाना, इतना बुक्स पढ़ना पड़ता है, इतना कैसे पढ़ के जाते हैं, किस तरह से कवर करते हैं? तो यही बात आप सोच के पढ़िए कि हमको उसके तुलना में कितना पढ़ना पड़ रहा है। 5% पढ़ना पड़ रहा है, तो 5% आप नहीं दे सकते हैं। आपको पूरे स्कोर करना है तो 5% आप दे दीजिए। आपको 5% पढ़ना है, जान लीजिए, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, आज हम आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और अच्छे अच्छे टिप्स के साथ। थैंक यू।